चलिए देखिए, हम एक्चुअली हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं कर पाए थे। तो जो भी अभी समझाए ना, बस 5 मिनट में फिर से समझा देते हैं। हमसे गलती हो गई है थोड़ी सी। हमारा चैप्टर क्या है जी आज? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम है ना, राष्ट्रीय आय। बस 5 मिनट। हाँ, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम क्या होता है? किसी भी देश का, किसी भी देश का, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, किसी भी देश का, बाउंड्री के अंदर में एक फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, है ना। कैलेंडर ईयर क्या होता है? कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। यही दोनों में बेसिक अंतर होता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में एक कंट्री के अंदर में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है, उसका उसका वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू होता है, वही क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक ना। जिस टाइप से हर एक आदमी का अपना इनकम होता है। अब हमारे इंडिया में कितना है? 140 करोड़ लोग हैं। अगर सभी की इनकम को जोड़िएगा तो मोटा मोटी नेशनल इनकम निकल जाएगा। बट इट इज नॉट फिजिबल कि एक एक आदमी की इनकम को हम जोड़ते जाएं। तो इसीलिए इसका अलग 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 प्रोसेस, अलग अलग मेथड निकाला गया, जिसको हम लोग आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहां आप देख लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू, जो प्रोड्यूस एक फाइनेंशियल ईयर में, जो आप अपने देश के अंदर में वस्तुओं और सेवाओं का, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ठीक ना। अब यहां वर्ड क्या आया? फाइनल, है ना। तो इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। फाइनल क्या है वर्ड? फाइनल क्यों वर्ड यूज किए? तो देखो, अगर आप एक बिस्किट का पैकेट खरीद के ला रहे हो, है ना, एक बिस्किट का पैकेट कितने में जी? 10 रुपये में, 10 रुपीज में खरीद के ला रहे हो। अब देखो, समझिएगा, यहां एक बिस्किट का पैकेट जो आप खरीद के ला रहे हो, अब आप उसको लाओगे, फाइनली फाड़ोगे और खा जाओगे। आप इसके फेस, अब इसका जो नेचर है, इस प्रोडक्ट का जो नेचर है, उसमें अब आप कोई चेंजेस नहीं लाने वाले। अब ये क्या है? रेडी टू यूज है। आप पैसा दिए, पैकेट खरीद के लाए और खा लिए। समझ में आया? तो ये जो है, ये जो वैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो रेडी टू यूज हैं, अब वो यूज होंगे डायरेक्ट। एक कंज्यूमर पैसा पेड करेगा और कंज्यूम करेगा उसको, वही फाइनल गुड्स कहलाता है। ठीक ना। लेकिन अगर इस पैकेट के हिस्ट्री को देखें तो पहले क्या होगा? कोई एक फैक्ट्री होगी जहां आटा आया होगा, नमक आया होगा, मसाला आया होगा, इसके पैकेजिंग के लिए रैपर्स आए होंगे प्लास्टिक के या समथिंग एल्स के। ठीक ना। जब फैक्ट्री में इन सारी चीजों को यूज किया गया होगा, तब जाकर एक बिस्किट का पैकेट बन के निकला। ठीक है ना। अब जैसे ही मार्केट में निकला, मार्केट में निकला, तो इस पे क्या, ये तो हो गया फैक्ट्री के अंदर जितना भी माल लगा, ये तो फैक्टर कॉस्ट हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया ना। हम ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, हम इन्फ्लेशन चैप्टर में आप लोग को पढ़ाए हुए हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी गुड्स या कोई भी सेवा, सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए, है ना, प्रोडक्शन करने के लिए जो बेसिक चीजें जरूरत होती है, बेसिक चीजें क्या क्या जरूरत होती है जी? रॉ मटेरियल जरूरत होती है, लेबर का जरूरत होता है, कैपिटल का जरूरत होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का जरूरत होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत होता है। इस टाइप का जो बेसिक आइटम्स होता है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अब देखो, ये बिस्किट का पैकेट इस फैक्ट्री में तो बन गया, अब ये मार्केट में जाने के लिए इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इस पे क्या लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा, यातायात शुल्क लगेगा, यातायात शुल्क। ठीक ना। अब देखो, इस पे टैक्सेस लगेंगे,
है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेगा ना सरकार का। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है हम आपको पढ़ा चुके हैं। जब अब एक पैकेट बिस्किट निकला, अब उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा, टैक्सेस लगा, ठीक ना, एक्स वाई जेड और भी चार्जेस लगे, तब जाके इसकी वैल्यू 10 रुपीज हो रही है। यानी कि जब ये फैक्ट्री में होगा, अच्छा इसमें प्लस प्रॉफिट भी ऐड है, प्रॉफिट भी ऐड है, तब ना जाके 10 रुपीज। 10 रुपीज में क्या लिखा हुआ रहता है, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यानी कि इस 10 रुपया में प्रॉफिट के अलावा ये सारी चीजें भी शामिल है। यानी कि जो फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि फैक्ट्री में बनाने का जो लागत होगा, वो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि वो 10 रुपया से कम होगा। मान के चलो 6 रुपया ही हुआ, समझ में आ रहा है, 6 रुपया ही हुआ। तो ये जो 10 रुपया है, ये 10 रुपया, ये तो एमआरपी हो गया, मार्केट प्राइस, ठीक ना, क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। लेकिन ये जो 6 रुपया हुआ, ये क्या कहलाया जी, फैक्टर कॉस्ट कहलाया, साधन लागत कहलाया। साधन लागत मतलब एक आइटम को बनाने में कितने साधन आप यूज किए थे, ठीक ना। चलो, तो ये जो फैक्ट्री में ये जो साधन यूज किए आप ना, इसको हम लोग बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएटरी आइटम्स, इंटरमीडिएटरी आइटम्स, ओके। और ये जो बिस्किट जिसको आप यूज करने के लिए ले आए, ये कहलाएगा फाइनल, फाइनल आइटम या फाइनल गुड्स। अगर सर्विसेज होगा तो फाइनल गुड्स, फाइनल सर्विसेज कहलाएगा। तो नेशनल इनकम जो है वो क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो आप प्रोड्यूस किए हो, उसके वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम, ठीक ना, यही है राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब देखो ये जो नेशनल इनकम होता है, इसको हम लोग दो रूप में निकालते हैं, है ना। वैल्यू है, वैल्यू, वैल्यू क्या होता है जी, प्राइस, प्राइस होता है ना, वैल्यू का मतलब प्राइस हो गया इकोनॉमी के सेंस में। तो जो ये नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम, इसको जो है ना हम लोग दो प्राइस पे निकालते हैं। कितने प्राइस पे, दो प्राइस पे निकालते हैं। पहला मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, ठीक ना, इसी को हम लोग करंट प्राइस बोलते हैं, करंट प्राइस, ओके। बाजार मूल्य, बाजार मूल्य या चालू मूल्य, चालू मूल्य, ठीक ना। और दूसरा जो निकालते हैं, दूसरा जो निकालते हैं हम लोग, वो क्या निकालते हैं जी, बेस प्राइस, बेस प्राइस, है ना, या फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, ठीक ना। आधार मूल्य, आधार मूल्य या साधन लागत। देखो एक चीज समझिएगा, अभी जो हम बिस्किट वाला एग्जाम्पल दिए, उसमें ये सारा वर्ड आया था। अभी जब हम बिस्किट वाला एग्जाम्पल दे रहे थे, एक पैकेट बिस्किट जो आप लेकर आए, तो आप याद कीजिए हम क्या बोले कि ये 10 रुपया में आपको मिल रहा है, ये एमआरपी होता है। आप इस 10 रुपया को पेड किए और बिस्कुट को लाकर चाय में डुबो के खा लिए, ठीक ना। तो आपने पेड कितना किया था जी, 10 रुपया। यानी कि उसका बाजार में, मार्केट में उस एक पैकेट बिस्किट का दाम कितना है, 10 रुपया, है ना। तो ये देखो मार्केट प्राइस आ गया, बाजार मूल्य उस बिस्किट का कितना था, 10 रुपया। करंट प्राइस कहने का एक ही मतलब है, करेंटली अभी जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है रेट, उस एक पैकेट बिस्किट का वो कितना है जी, 10 रुपया। यानी कि मार्केट प्राइस बोलो या करंट प्राइस बोलो, दोनों सेम होता है। समझ में आ गया। चलिए, लेकिन यहां क्या नाम, यहां क्या वर्ड यूज हो रहा है, बेस प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। समझ में आ रहा है, फैक्टर कॉस्ट। याद करो अभी हम क्या पढ़ा, बता रहे थे कि फैक्ट्री में जो बेसिक बेसिक नीड्स होता है किसी चीज को का प्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि जो 10 रुपए का बिस्किट फैक्ट्री में कितने का पड़ रहा था, 6 रुपए का पड़ रहा था। फिर ये मार्केट में निकल रहा था, तो इसमें अलग 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 चार्जेस जुट रहे थे, तब जाके
ये 10 रुपए का हो जा रहा था, जैसे प्रॉफिट वगैरह सब ऐड था। तो ये 6 रुपया क्या था जी, फैक्टर कॉस्ट था। क्या था, फैक्टर कॉस्ट था। तो जो नेशनल इनकम होता है वो दो प्राइसेस पे निकलता है, दो वैल्यू पे निकलता है। पहला मार्केट प्राइस या करेंट प्राइस, दूसरा बेस प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। चलिए अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल से देख लेते हैं, एग्जांपल क्या है। हल आप लोग थोड़ा बोर मत होइएगा, एक्चुअली हम रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए थे, इसीलिए दोबारा से आपको ये 5 मिनट का क्लास देना पड़ रहा है। अब मान के चलो आपका स्टॉप है, ठीक ना। इसका हम लोग दो कंडीशन ले लेते हैं, एक 2023 का कंडीशन ले लेते हैं सेल का, और एक 2024 का ले लेते हैं। आपका जो है ना चेयर बेचने का एक दुकान है ना, चेयर बेचने का एक दुकान है, ठीक। 2023 में आप जो है ना टोटल 10 आइटम सेल किए थे, 10 चेयर सेल किए थे, और एक चेयर का जो प्राइस था, एमआरपी था, वो 50 रुपीज था, है ना। तो 2023 में आपका जो टोटल सेल था वो कितना था जी, 500 रुपीज था। अब उस चेयर का जो दाम है ड्यू टू वेरियस रीजंस बढ़ गया, ठीक। जब बढ़ गया दाम, तो अब वो दाम कितना हो गया, बढ़ के 100 रुपीज हो गया। कितना हो गया, 100 रुपीज एक चेयर का दाम, ठीक ना। 2024 में ना आपका सेल कम हुआ। 2023 में 10 चेयर सेल किए थे, परंतु 2024 में आप मात्र 7 ही चेयर सेल किए। यहां जो है 2024 में जो आपका टोटल सेल है वो कितना हो गया, 700 रुपीज। अब यहां गौर करने वाली बात है ना, कि 2023 में 10 यूनिट सेल किए, बट 24 में 7 ही यूनिट सेल किए। हमारे दुकान का, हमारे शॉप का सेल गिरा है, सेल गिरा है, लेकिन सेल वैल्यू बढ़ गया है। सेल वैल्यू 700 शो कर रहा है, जबकि प्रीवियसली 500 ही शो कर रहा है, बट सेल तो हमारा गिरा है। तो जब आप बाहर से देखोगे, बाहर से सिर्फ आप अकाउंट्स अपना देखोगे, तो आपको क्या दिखेगा कि मेरा दुकान तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है भाई। हम पिछला साल 500 का चेयर बेचे थे, इस साल 700 का चेयर बेचे हैं। बट टेक्निकली अगर आप जाओगे तो आपका दुकान खराब परफॉर्म कर रहा है, आपकी सेल गिर रही है। समझ में आ रहा है। इसीलिए ये क्या है, मार्केट प्राइस। 700 क्या शो कर रहा है, मार्केट प्राइस शो कर रहा है। यानी कि आप केवल मार्केट प्राइस पे अपने सेल को अगर कंप्यूट करेंगे, अगर आप मार्केट प्राइस पे केवल अपने बेचे गए सामानों के मूल्य को देखेंगे ना, तो रियल पिक्चर नहीं समझ में आएगा। यही कारण है कि साथ में ना बेस प्राइस निकाला। ये हो गया मार्केट प्राइस या करंट प्राइस, ये 700 रुपया। ये देख के तो लगेगा कि सब विन विन सिचुएशन है, गुड चल रहा है, धंधा अच्छा चल रहा है अपन का। बट सच्चाई क्या है, आपका धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, आपका सेल गिर रहा है। आपको अपने दुकान को बढ़ाने के लिए कुछ करना होगा, सेल को बढ़ाने के लिए, है ना। बस इसी रीजन से जो होता है वो हम लोग दो टाइप का प्राइसेस देखते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखो, इतना तक तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इतने तक। अब चलो हम लोग देखते हैं एक चीज, क्या है इन दोनों में अंतर। थोड़ा टेक्निकली इस चीज को हम लोग समझने का कोशिश करें। देखो हम लिखवा देंगे, आप चिंता मत करो, हम लिखवा देंगे, पहले कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो आप लोग। कंसेप्ट नहीं समझोगे ना तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं। चलिए बिस्किट वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। फैक्ट्री, ठीक ना। इसमें रॉ मटेरियल आटा आया, नमक आया, ठीक ना, मसाला आया, इसमें लेबर लगा, है ना, फैक्ट्री को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगा, एक्स वाई जेड सब लग गया, ठीक ना। चलो यहां फैक्ट्री में जब ये माल बना तो इसका दाम क्या था जी, 6 रुपीज था। कितना, 6 रुपीज मान लो, ठीक ना। अब यहीं एक चीज देखो, ये जो आटा आया, नमक आया,
ये कहां से आया? एग्रीकल्चर सेक्टर से आया, कृषि क्षेत्र से आया, आया ना। अब आप देखो कि कृषि क्षेत्र में सरकार बहुत सारा सब्सिडीज देता है। सब्सिडी क्या होता है हम पढ़ा चुके हैं, तो अभी हम बताएंगे नहीं। ठीक, क्या होता है जी? सब्सिडी देता है। सब्सिडी का मोटा मोटी मतलब क्या है कि किसी भी चीज को उत्पादन करने में 100 रुपया लगा, ठीक ना, परंतु सरकार आपको कुछ कुछ छूट दे दिया, जिसके चलते क्या हुआ कि ये 100 रुपया का सामान 80 रुपया में अवेलेबल हो गया, 80 रुपीज में अवेलेबल हो गया। कायदे से अगर सरकार वो डिस्काउंट्स नहीं देता, छूट नहीं देता, तो उस वस्तु को प्रोडक्शन करने में 100 रुपया लगता। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट बहुत सारा टाइप का प्रोडक्शन दे रहा था, रिबेट दे रहा था। कैसे दे रहा था? जैसे आप किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, खेती करने के लिए आप क्या कर रहे थे? बिजली यूज कर रहे थे। इरिगेशन करने के लिए मोटर चलाना होगा। मोटर किससे चल रहा है जी? इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। सरकार आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दे दिया, आपका वो पैसा बचा। अब आपको खाद, फर्टिलाइजर छींटना था, ठीक ना। सरकार क्या किया, आपको 10 पैकेट यूरिया जो है, मान के चलो एक पैकेट यूरिया का दाम मार्केट में 1000 रुपीज था, आपको टोटल 10 पैकेट चाहिए था। सरकार आपको 10 रुपए के हिसाब से दे दिया, यानी कि 100 रुपया में ही दे दिया। कहां आपको लगता 1000 रुपीज, बट लगा कितना? 100 रुपीज। यहां 900 क्या हो गया? सब्सिडी दे दिया। कहने का मतलब है कि सरकार के सब्सिडीज के कारण चीजें सस्ती हो जा रही हैं, हो जा रही है ना। कायदे से ये 100 रुपया होना चाहिए था, बट 80 रुपया ही है ना। तो इसका असर फाइनल वैल्यू पे भी तो पड़ रहा है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू है उस पे भी तो पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है देखिए, अभी इस बिस्किट को बनाने में फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत 6 रुपया लगा। कब लगा? जब ये आटा जो नमक आया है, इस पे सरकार बहुत सारा सब्सिडीज दिया हुआ था। अगर सरकार सब्सिडीज नहीं देता तो ये आटा और नमक में मान के चलिए, मान लीजिए ना कि 2 रुपया और लगता। कितना लगता? 2 रुपया और लगता। लेकिन चूंकि सरकार सब्सिडी दे दिया है तो ये 2 रुपया कम लग रहा है। सब्सिडी नहीं देता तो फैक्टर कॉस्ट 2 रुपया बढ़ जाता। ये जो 2 रुपया सब्सिडी वाला पैसा है ये बढ़ जाता, लेकिन चूंकि सब्सिडी दे रहा है तो नहीं बढ़ रहा है, ठीक ना। चलिए, तो इसका मतलब है कि ये जो 6 रुपया है, ये 6 रुपीज फैक्टर कॉस्ट, इसमें सब्सिडी शामिल है। सब्सिडी क्या है जी? सब्सिडीज इंक्लूड है, इंक्लूडेड है ना, सब्सिडी इंक्लूडेड है। चलिए, आंख में क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि इस 6 रुपए में सब्सिडी इंक्लूडेड है, ठीक। अब चलिए, ये मार्केट में उतर आया। अब मार्केट में इस पे टैक्सेस लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे जी? इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना। टैक्सेस लग जाएंगे ना। प्लस इस पे जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह है वो सब लगेगा, ठीक ना। वो सब लगा। अब ये बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का हो गया। ये 10 रुपया क्या है जी? मार्केट प्राइस है, बाजार मूल्य है। क्या है? मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य। यानी कि अगर आपसे इसको फॉर्मूला के रूप में पूछा जाए कि बाजार मूल्य क्या हो रहा है, बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे ना कि फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत, साधन लागत, है ना, साधन लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, है ना।
और माइनस सब्सिडी, माइनस सब्सिडी। ये कह सकते हैं ना साधन लागत फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा, और इसमें सब्सिडी भी शामिल है, सब्सिडी भी शामिल है, माइनस सब्सिडीज। ये क्या हो जाएगा जी? मार्केट प्राइस हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। मार्केट प्राइस हो जाएगा ना ये, उस एग्जाम्पल के आधार पे अगर आप देखने का कोशिश करिए तो। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है क्या? बोलिए बोलिए बोलिए, हम वेट कर रहे हैं। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो? अब इसी फॉर्मूला को ना आप ना उल्टा घुमा दीजिए। कैसे उल्टा घुमा दीजिएगा? देखिए, इसी फॉर्मूला को उल्टा कर लीजिए बस। ये जो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट, अब हमको फैक्टर कॉस्ट निकालना है, साधन लागत निकालना है। मान के चलो कि ये गुड्स फैक्ट्री में जब बन के निकला था तो इसका वैल्यू कितना था, है ना? चलो, फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत, बाजार मूल्य है। मैथ, मैथ का फॉर्मूला, मैथ आप लोग बनाते हैं ना, अब हमको ये निकालना है। तो इन दोनों आइटम्स को इधर लेकर आना पड़ेगा हमको। मैथ में यही होता है ना, मैथ में होता है ना, जैसे मैथ में आप लोग पढ़े हैं ना, x प्लस 5 इजकल टू 10 है, तो x इजकल टू 10 माइनस 5 होता है ना जी, ये इधर चला जाता है ना, आप लोग सीसेट में पढ़ते हो ना, तब ना x का वैल्यू निकलेगा। तो अब हम इसको निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू को, है ना? हमको ये वैल्यू मालूम है, मार्केट प्राइस मालूम है, इनडायरेक्ट टैक्सेस मालूम है, सब्सिडीज के बारे में मालूम है, हमको ये निकालना है। तो जब तक इन दोनों आइटम को मैथ के फॉर्मूला के आधार पर इधर नहीं ले जाएंगे, क्या निकलेगा क्या? यानी कि देखो, यानी कि एमआरपी, सॉरी मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य, बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस, है ना? इधर आ गया तो अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या था? प्लस में था, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक ना? अब सब्सिडी क्या था जी? माइनस में था, जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस सब्सिडी प्लस सब्सिडीज, है ना? यानी कि अगर आपको बाजार मूल्य मालूम है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस मालूम है, सब्सिडीज मालूम है, सरकार कितना कितना दे रही है, तो सरकार जो है ना फैक्टर कॉस्ट निकाल लेती है। क्या निकाल लेती है? फैक्टर कॉस्ट निकाल लेती है। कैसे निकालती है? तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो मार्केट प्राइस होता है, उसमें जब हम टैक्सेस को घटा देंगे, ठीक, और प्लस सब्सिडी को ऐड कर देंगे। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मार्केट प्राइस कितना था जी? 10 रुपया, ठीक ना? ये 10 रुपया कब हुआ था बिस्किट के पैकेट का दाम? जब इस पे टैक्सेस लगा था। यानी कि अगर हम टैक्सेस को घटा दें, टैक्सेस को घटा दें, तो हमको कौन सा वैल्यू मिल जाएगा कि मार्केट में आने के पहले इस प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस कितना था। तो मान के चलो हम इस पर टैक्सेस लिए थे 2 रुपया। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब देखो,
ये अब इसमें बचा 8 रुपया, 8 रुपया बचा ना, बट इस 8 रुपया का दाम ज्यादा होता, ये 8 रुपया, 8 रुपया नहीं ज्यादा होता। क्यों कम है? क्योंकि सरकार ने सब्सिडी दे दिया था। मान के चलो कि उस आटा और नमक पे जितना सब्सिडी सरकार दिया था वो 2 रुपया दिया था, है ना, 2 रुपया दिया था। तो अब इसको हम लोग 2 रुपया ऐड कर देंगे, तो फिर से ये 10 रुपया हो गया। या मान के चलो सब्सिडी 3 रुपया दिया था, तो 3 रुपया ऐड कर देंगे तो 11 रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो फैक्टर कॉस्ट था वो 11 रुपया, यानी कि कोई भी जो वस्तु होता है उसका जो साधन लागत हम लोग को अगर जानना है तो हमको क्या करना होगा, जो उसका मार्केट में दाम है उसमें सरकार जितना टैक्स ले रहा है उसको घटा देंगे, ठीक ना। क्यों घटा देंगे? क्योंकि हमने जब नेशनल इनकम का डेफिनेशन पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, नेशनल इनकम का जब डेफिनेशन पढ़ा था तो हम लोग पढ़े थे कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन, उसका उसका प्राइस या उसका वैल्यू। अब देखो ये जो टैक्सेस है, टैक्सेस क्या प्रोडक्शन में, उत्पादन करने में डायरेक्ट इन्वॉल्व है? नहीं है, बट ये सब्सिडी है। फैक्ट्री में जब आटा आ रहा था मशीन में डलने के पहले तो इस पे सब्सिडी मिला हुआ था, यानी कि सब्सिडी जो है प्रोडक्शन में, उत्पादन में सीधे शामिल है। बट ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है इसका उत्पादन से कुछ लेना देना नहीं है। वस्तुओं का उत्पादन हो गया है, अब ये मार्केट में बिकने जा रहा है तो सरकार इस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा दी। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? सब्सिडी प्रोडक्शन प्रोसेस में शामिल होता है बट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोडक्शन प्रोसेस में शामिल नहीं होता है। और हमको निकालना था फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट कहने का मतलब, साधन लागत कहने का मतलब कि उन सारे आइटम्स का वैल्यू जो प्रोडक्शन में डायरेक्ट शामिल हैं। समझ में आ गया चीजें? तो ये क्या हुआ जी, फैक्टर कॉस्ट, और ये क्या हो गया, मार्केट प्राइस। इसी को हम लोग बेस प्राइस कहेंगे, बेस प्राइस, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस। अब देखो यहां एक और चीज, ये तो हो गया, ये तो हो गया फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट और बेस प्राइसेस में ना एक छोटा सा अंतर है, इसमें भी एक टेक्निकली छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है? ये तो निकल गया फैक्टर कॉस्ट, जब जब इसमें हम इन्फ्लेशन को घटा देंगे। इन्फ्लेशन कहने का मतलब कि चेयर का एग्जांपल लो, चेयर का दाम 2023 में 50 रुपया था, है ना, बट 2024 में 100 रुपया हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ी, है ना, महंगाई बढ़ी। महंगाई कैसे बढ़ती है जी? बहुत सारा रीजंस होता है। टैक्सेस बढ़ा दिया सरकार तो भी बढ़ जाएगा महंगाई, या फिर जो फैक्टर आइटम्स थे, जो उत्पादन के साधन थे, उनका दाम बढ़ गया, ठीक ना, तो भी ये दाम बढ़ सकता है, बढ़ सकता है ना। तो जब महंगाई को हम लोग घटा देते हैं तो वो क्या कहलाने लगता है, बेस प्राइस कहलाने लगता है। जब फैक्टर कॉस्ट में, जैसे मान के चलो कि फैक्टर कॉस्ट में आटा था, पिछले बार आटा किसान जो फैक्ट्री वाले को बेचा था वो 10 रुपए केजी बेचा था, परंतु इस साल 14 रुपए केजी बेच रहा है। तो ये 4 रुपया क्या हो गया जी, महंगाई हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। तो जब हम लोग इन्फ्लेशन को फैक्टर कॉस्ट से हटा देंगे तो बेस प्राइस कहलाता है ना। ये एकदम माइन्यूट सा डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है चीजें? तो यही हो गया बेस प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना सारा चीजें समझ में आ गई ना? इतने सारी चीजों को समझने में कोई दिक्कत, उम्मीद है कि नहीं होगा।
इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो नेशनल इनकम निकालते हैं, नेशनल इनकम जो निकालते हैं वो दो तरीके का निकालते हैं, मार्केट प्राइस पे और बेस प्राइस पे। बेस प्राइस क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट माइनस इन्फ्लेशन, यही हो गया ना, यही निकालते हैं ना हम लोगों का। चलिए, अब जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय को निकालने का ना बहुत सारा पैरामीटर है, बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे पहला जीडीपी, दूसरा जीएनपी, तीसरा एनडीपी, चौथा एनएनपी। ये सब क्या है हम अभी बताएंगे, ठीक ना। जीडीपी, अब देखो चूंकि नेशनल इनकम दो प्रकार से निकला है, मार्केट प्राइस और बेस प्राइस पे, तो जीडीपी भी दो प्रकार से निकलेगा, मार्केट प्राइस पे और बेस प्राइस पे। सेम जीएनपी भी दो प्रकार से निकलेगा, मार्केट प्राइस पे, बेस प्राइस पे। एनडीपी भी मार्केट प्राइस पे, बेस प्राइस पे। एनएनपी भी मार्केट प्राइस पे और बेस प्राइस पे। नेशनल इनकम दो तरह से निकल रहा है, दो प्राइसेस पे निकल रहा है, और नेशनल इनकम निकालने के ये सारे रूप हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। तो ये लोग भी दो दो प्रकार से निकलेंगे। अब हमको क्या करना है इस चैप्टर में कि एक एक चीज समझते जाना है, ये है क्या, समझ में आ रहा है? चलिए, तो हम लोग समझते हैं। अब ये समझने के पहले इसका, ये है क्या नेशनल इनकम, ये तो आप जान गए, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। पहले हम लोग आगे बढ़े उसके पहले थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये कैसे कैसे ट्रेंड में आया, क्यों लोगों को दिमाग में आया कि ये निकालना चाहिए, इंडिया में पहले कौन निकाला, है ना। ये तो हम लोग समझ लिए नेशनल इनकम क्या है। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं हम लोग कि हिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री तो हम लोग जान गए, ठीक ना। चलिए, तो थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं हम लोग। हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम, है ना। राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय आय का इतिहास। राष्ट्रीय आय का इतिहास थोड़ा जान लेते हैं, है ना। हम आप लोगों को सब कुछ लिखवा देंगे इसमें, आप टेंशन मत लीजिए, पहले समझिए चीजों को। एक पीरियड अभी जो है हम केवल समझाने पे दे रहे हैं, ठीक ना, और आज ही शाम को लिखवा देंगे चीज। समझ में आ रहा है? आप लोग कमेंट्स, अच्छा एक, आप लोग एक कमेंट्स कीजिएगा कि अभी तक जो समझाएं ये तो समझ में आ गया ना, इसमें तो कोई इशू नहीं है आप लोगों को। यहां तक ओके है ना सब कुछ? पहले ये बताइए आंचल कि अभी तक समझ में आया? चलिए, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट ऑनलाइन है, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा हम जब इसका हिस्ट्री का बात करेंगे ना, तो आप लोग अपना पेन भी चलाते रहिएगा हिस्ट्री में,
अच्छा, एक और चीज हम बताते हैं, देखिए आपसे यूपीएससी में या किसी भी एग्जाम में ना ये कभी नहीं पूछेगा कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, आधार मूल्य क्या होता है, या चालू मूल्य क्या होता है, ये कभी नहीं पूछेगा। समझ में आ रहा है? आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा कि भारत का जीडीपी आधार मूल्य पे कितना है। तो आपको वहां समझ के रहना होगा कि आधार मूल्य है क्या। आधार, बेस, है ना। बेस कहने का मतलब चले जाइए फैक्टर, सिंपल सी बात है। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए वो कंसेप्ट सब समझना जरूरी है। कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो आपको हमेशा लगते रहेगा कि क्या बात है भाई, दोनों नाम अलग अलग क्यों है। तो बस इतना कहानी जो समझाना पड़ा उसके लिए समझाना पड़ा। चलिए अब थोड़ा हम लोग इसके हिस्ट्री को जान लेते हैं। देखो इंडिया में जो नेशनल इनकम है, इसको सबसे पहले, इस कंसेप्ट को इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था। आप लोग जब नेशनल मूवमेंट पढ़ते हो, है ना, तो नेशनल मूवमेंट में आप लोग 3 चरण में पढ़ते हो कांग्रेस को। याद करो तो 3 चरण में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? 1885 से लेके 1905, 1905 से 1915, एंड 1915 से 1947, ये 3 स्टेजेस में पढ़ते हो ना जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिबरल फेज ऑफ कांग्रेस, उदारवादी चरण बोलते हैं। यहां के जो नेता थे लिबरल थे, ठीक ना। जैसे दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, है ना, अशोक मेहता थे, ये लोग थे। फिर 1905 के बाद, जब 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है, बाइफर्केशन ऑफ वेस्ट में, बाइफर्केशन ऑफ बंगाल होता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा, है ना। तो यहां से कांग्रेस का, हमारे नेशनल मूवमेंट का एक अलग फेज स्टार्ट होता है। अलग फेज स्टार्ट होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उग्रवादी चरण बोलते हैं। बोलते हैं ना उग्रवादी चरण। और फिर 1915 में गांधी जी क्या होते हैं? नेशनल मूवमेंट में शामिल हो जाते हैं ना, नेशनल मूवमेंट शामिल, इंडिया आ जाते हैं वो, और नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो इस फेज को हम लोग गांधीयन एरा बोलते हैं ना। तो आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि ये जो लिबरल फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट है, इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, अगर नेशनल मूवमेंट में मानोगे तो क्या है? इनकी एक थ्योरी है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना, धन का निष्कासन। निष्कासन, निष्कासन, ठीक ना, यही है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन। ये किस फेज का है जी? ये लिबरल फेज जो कहलाता है नेशनल मूवमेंट का, इस दौरान दिया गया था ड्रेन ऑफ वेल्थ। और इन्होंने बताया, इस ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या बताया था जी, किसी को मालूम है? चलो ये होमवर्क है, ये तो हिस्ट्री का टॉपिक है, मेरा टॉपिक है नहीं, है ना। आप लोग इसको पढ़ के आइएगा और नेक्स्ट क्लास में हमको बताइएगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ होता क्या है। चलिए, तो ये जब ड्रेन ऑफ वेल्थ की चर्चा कर रहे थे, तो इसी इसी चरण में ना एक हमारे नेशनल लीडर थे, नेशनलिस्ट लीडर थे, जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। क्या था? दादा भाई नौरोजी, जिनको द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में सबसे पहली बार भारत का नेशनल इनकम को कंप्यूट किया, सबसे पहली बार, है ना। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था पोवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या था पुस्तक का नाम जी? पोवर्टी, पोवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक लिखी थी उन्होंने। और इसी पुस्तक में, इसी बुक में उन्होंने सबसे पहली बार सबसे पहली बार एक सेकेंड, इसी बुक में उन्होंने सबसे पहली बार जो है वो क्या किया था जी, एक सेकेंड, इसी बुक में उन्होंने सबसे पहली बार क्या था, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, सॉरी पॉवर्टी, हाँ हाँ सही है सही है, वो एक्चुअली एक फोन आ गया था घर से, इंपॉर्टेंट कॉल था। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये द पहले नहीं है, द बाद में है, द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो बुक लिखा था ना, इसी में उन्होंने सबसे पहली बार इस नेशनल इनकम की चर्चा की थी, है ना। और भारत के लोगों का जो राष्ट्र प्रति व्यक्ति आय है, ये निकालने का कोशिश किया इन्होंने। तो जो दादा भाई नौरोजी, फोन आ जाने से ना रिदम थोड़ा टूट जाता है, नहीं चलिए, और इंपॉर्टेंट कॉल था, उठाना भी जरूरी था इसको थोड़ा। एटीन 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक किताब लिखी, एक बुक लिखा, और उसमें पहली बार नेशनल इनकम को कंप्यूट करने की कोशिश की। और जो कंप्यूट किया, कंप्यूट मतलब निकालना, जो कंप्यूटेशन करके जो बताया, वो क्या बताया कि 1868 में हर एक भारतीय का, प्रत्येक भारतीय का जो पर कैपिटा इनकम था, प्रति व्यक्ति आय था, वो कितना था, 20 रुपीज था एनुअली। एनुअली, है ना, यानी कि ये क्या था, पर कैपिटा इनकम, कहां लिखे, यहां लिख देते हैं, पर कैपिटा इनकम। अभी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि सर आप तो नेशनल इनकम की बात कर रहे थे, तो ये पर कैपिटा इनकम क्या हुआ, अभी हम समझाएंगे। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, दादा भाई नौरोजी ने क्या बताया था जी 1868 में कि इंडिया का हर एक आदमी जो है एवरेजली एवरेजली 20 रुपया एक साल का कमाता है। कितना, 20 रुपया मात्र एक साल का कमाता है। समझ में आ रहा है, प्रति व्यक्ति। अब आप बोलोगे सर बात तो नेशनल इनकम की हो रही थी, तो यहां प्रति व्यक्ति कहां से आ गया, तो इसको बहुत इजीली समझ लीजिए। मान के चलिए कि नेशनल इनकम 100 रुपए, 1000 रुपये था, मान लीजिए 1000 रुपीज इंडिया का, और इंडिया का पॉपुलेशन उस समय, इंडिया का पॉपुलेशन मान के चलिए कि कितना था, 20 आदमी था, 20 आदमी, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं जी, 20 आदमी, नेशनल इनकम 1000 रुपीज और पॉपुलेशन 20। तो जब इस नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से भाग दे देंगे, टोटल पॉपुलेशन से भाग दे देंगे, पॉपुलेशन कितना था, 20 था, यानी कि 50 रुपीज। तो जो 50 रुपीज निकलेगा ना, यही क्या निकलेगा, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय।
अगर इसको सिंपल सा फॉर्मूला से समझना चाहें, इतना ताम झाम ना करना चाहें, तो इसको एक लाइन में ऐसे समझिए कि जो राष्ट्रीय आय होता है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, एक साल का नेशनल इनकम है ना, तो जब टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, है ना, तो जो निकलेगा वो क्या निकलेगा जी, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर हमको प्रति व्यक्ति आय मालूम है, प्रति व्यक्ति आय मालूम है, इसमें अगर हम टोटल पॉपुलेशन से गुना कर दें तो नेशनल इनकम निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो इन्होंने क्या बताया था कि 1868 में प्रत्येक भारतीय का एक साल में जो इनकम है वो 20 रुपया प्रति वर्ष है। महीना नहीं, वर्ष, महीना मत जोड़िएगा, एनुअली वर्ड है। ये जितना भी नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम निकलता है ना, ये एनुअली निकलता है। आप याद करो, एक फाइनेंशियल ईयर की बात किए हैं हम लोग। एक फाइनेंशियल ईयर में देश के अंदर में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को कहते हैं क्या? नेशनल इनकम कहते हैं। चलिए, उम्मीद है पर कैपिटा इनकम समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे फिर आएगा ये पर कैपिटा इनकम। चलिए, यहां तक हो गया। अब देखिए, इसके बाद सरकार जो है क्या हुआ, देखो बीच में ना और भी लोग थे, जैसे आपका BKRB राव थे, फिर एक और थे इकोनॉमिस्ट, उनका देखो हम नाम भूल रहे हैं, नाम याद आ जाएगा। वो एक्चुअली आप लोग का हिस्ट्री का चीज है। एक और कौन कौन इसमें निकाला था, हाँ एक कर्वे थे, एक VKRB राव थे, और एक और थे, वो बहुत फेमस एक बुक लिखे थे। वो हिस्ट्री में ना, आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना रहता है, उनका नाम ना भूल रहे हैं, अंदर है, जवान पे आ नहीं रही है। अच्छा, वो याद आ जाएगा तो हम आप लोग को बता देंगे, ठीक ना। चलिए, कोई बात नहीं। ये तो सबसे पहला ये हुआ। अब आजादी के बाद जब हमारा देश आजाद हो गया, ठीक ना, तो आजाद होने के बाद हुआ कि भाई हम लोग अपना नेशनल इनकम को जोड़े, कि हमारा नेशनल इनकम क्या है। अब तो अंग्रेज चले गए भाई, ठीक। तो 1949 में जो इंडियन गवर्नमेंट थी, अभी देखो ये आजादी की बात हो रही है, इस बीच की जो कहानी है, जैसे दादा भाई नौरोजी के बाद भी 2-3 हिस्टोरियंस थे, 2-3 स्कॉलर्स थे, उन्होंने भी इस नेशनल इनकम को निकाला था। और किसी ने 25 रुपया बताया था, किसी ने 27 रुपया बताया था। उसमें एक कर्वे कर्वे महोदय थे, एक VKRB राव थे, फिर एक और थे इकोनॉमिस्ट। वो आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है, आप लोग वहां जाके इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1949 में इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट एक कमिटी बनाई, ठीक। और इस कमिटी का नाम क्या था? राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति, है ना। नेशनल इनकम कमिटी। और इसको काम क्या दिया गया? इसका मैंडेट क्या था जी, कि आप भारत के नेशनल इनकम को कंप्यूट कीजिए। और इसके जो चेयरमैन थे ना, इसके चेयरमैन थे गॉडगिल। गॉडगिल का आप लोग नाम सुने हैं? गाडगिल का नाम सुने हैं, जरूर सुने होंगे गाडगिल महोदय का नाम। इनका जो चेयरमैन था वो क्या, कौन थे जी? डॉक्टर R गाडगिल।
चेयरमैन कौन थे? ये याद रखिएगा, ये पूछता है। डॉक्टर आर गाडगिल, आर गॉडगिल थे, ठीक ना। और इसके जो अन्य सदस्य थे वो कौन थे जी? बी के आर बी राव, ठीक। बी के आर बी राव जो थे ना, इस समिति के सदस्य थे। और इसने जो है 1951 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कब? 1951 में। और 1951 में जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया, आप लोग चेयरमैन का नाम लिख लिया है ना। 1951 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया, तो उसमें क्या बताया कि भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है, ये पर कैपिटा इनकम जो है, ये कितना है जी? 225 रुपीज। जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना है? 225 रुपीज एनुअली, है ना। 225 रुपीज एनुअली। और अगर नेशनल इनकम की बात किया जाए, तो जो नेशनल इनकम था वो कितना था जी? 8,710 करोड़ रुपीस। ये हिस्ट्री है इसका। 1867 में दादा भाई नौरोजी 20 रुपीज बनाए थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमिटी बनाई, जिसका चेयरमैन कौन थे? आर गॉडगिल थे। और आर गॉडगिल ने 1951 में जो रिपोर्ट दिया पहली बार, उसमें क्या बताया कि भारत का जो पर कैपिटा इनकम है वो 225 रुपीज है। और नेशनल इनकम कहने का मतलब टोटल पर कैपिटा इनकम इंटू टोटल पॉपुलेशन, है ना। ये कितना है जी? ये 8,710 करोड़ रुपीज है, ठीक ना। चलिए, ये हो गया इसका हिस्ट्री। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं। देखो, ये जो काम है नेशनल इनकम, ये तो कमिटी बनी, ये एक प्रोसेस बता दिया कि इस प्रोसेस से ये सारा काम होगा। तो ये काम करने के लिए कोई तो संगठन बना होगा ना, कोई तो संगठन बना होगा। तो ये जो नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए जो संगठन बना था, उसका नाम था सीएसओ। सीएसओ ये 1951 में बना था। कब बना था? 1951 में। सीएसओ का फुल फॉर्म क्या है जी? सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, है ना। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना। DI ओके, ये बना था। और इसके काम में हेल्प करने के लिए एनएसएसओ था। क्या था? एनएसएसओ, नेशनल नेशनल सैंपल सैंपल सर्वे सर्वे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं, इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय प्रतिदर्श राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतिदर्श। प्रतिदर्श मतलब सैंपल, प्रतिवर्ष नहीं, प्रतिदर्श। सैंपल सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक ना। अब क्या हुआ कि ये लोग तो भाई निकाल रहे थे, बट इन दोनों संस्थाओं के बीच में ना थोड़ी समस्याएं हो जाती थी। मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता था, ठीक है। तो नेशनल इनकम को और अच्छे तरीके से निकाला जाए,
इसके लिए ना एक कमिटी बनी थी, रंगराजन कमिटी। रंगराजन कमिटी, रंगराजन कमिटी, रंगराजन कमिटी, समिति है ना, रंगराजन समिति। इन्होंने क्या किया, इस कमिटी के अनुशंसा पे 2019 में ये सीएसओ और एनएसएसओ को मिला दिया गया। क्या किया गया जी, सीएसएसओ प्लस एनएसएसओ को मिला दिया गया और एक नई संस्था बना दी गई जिसको हम लोग बोलते हैं एनएसओ। क्या बोलते हैं, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स, नेशनल स्टैटिस्टिकल, यहां सीएस है लेकिन इसमें सीएल आ जाएगा, स्टैटिस्टिकल, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अच्छा एक चीज जानते हैं, हमको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ना ये वर्ड प्रोनाउंस करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। मेरे 9-10 में एक सर थे मैथ के, वो अक्सर मजाक उड़ाया करते थे मेरा। ठीक ना तो जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है आज के डेट में यही क्या करता है जी, नेशनल इनकम को कंप्यूट करता है। समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो चलिए यहां तक तो हो गया, ठीक है, बस यही सब चीज इसमें जानना था। चलिए अब हम लोग टेक्निकली आते हैं, ये सब तो इसका हिस्ट्री जान गए और कुछ कुछ जान गए। अब चलिए वापस से हम लोग जहां छोड़े थे वहां आते हैं। तो हम लोग नेशनल इनकम समझ लिए। अब नेशनल इनकम में ना एक और चीज हम यही समझा देते हैं, यहीं पास देखो, ये हमारा इंडिया है, हमने क्या बोला, एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य, है ना, यही बोला ना। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो टोटल वैल्यू है हमारे देश में जो प्रोडक्शन हुआ है एक साल में, उसके वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं, है ना, हमारे देश के अंदर। तो हमारे देश के अंदर में केवल यही बाउंड्री है क्या? आप याद करो ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हो, हमारा समुद्री सीमा पढ़ते हो, जैसे हम लोग का 200 नॉटिकल माइल्स तक ईईजेड है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आप पढ़े हो ज्योग्राफी में, पढ़े हो ना, 200 नॉटिकल माइल्स तक ईईजेड है। और 20 नॉटिकल माइल्स तक क्या है, हमारा टेरिटोरियल सी है, टेरिटोरियल सी है ना, जिसको हम लोग क्षेत्रीय सागर बोलते हैं। क्षेत्रीय सागर आपका 20 नॉटिकल माइल्स तक है। तो जो टेरिटोरियल सी है, टेरिटोरियल सी, इसके आगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाता है, ईईजेड आ जाता है। तो ये जो टेरिटोरियल सी है, इसके अंदर भी अगर किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, वो भी हमारा नेशनल इनकम में ऐड होगा। यहां देखो फंसा सकता है यूपीएससी। ये हो गया आपका पॉलिटिकल बाउंड्री अंदर वाला, और ये क्या हो गया आपका जी, आपका इंटरनेशनल मरीन बाउंड्री, है ना। केवल यहीं तक इंडिया नहीं है, इसके आगे जो आप टेरिटोरियल सी देखते हैं, टेरिटोरियल सी पे भी इस हमारे इंडिया का
एक छत्र राज्य है और इसका एकाधिकार है। लेकिन जो ईईजेड है, ईईजेड में क्या है, एकाधिकार नहीं है। यहां ये अधिकार है कि आप कुछ भी R&D कीजिए, कुछ प्रोडक्शन कीजिए, लेकिन आपका एकाधिकार नहीं है। बट ये आपका एकाधिकार है। अगर आप यहाँ कोई मछली पकड़ रहे हो, यहां से कोई मिनरल्स निकाल रहे हो, है ना, तो ये सब भी किस में आएगा जी, जुटेगा, हमारा नेशनल इनकम में जुटेगा। समझ में आ रहा है। यहां अगर शिपिंग इंडस्ट्री है, शिप्स चल रहे हैं, तो ये भी क्या आएगा, हमारे नेशनल इनकम में शामिल होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये यूपीएससी फंसा सकता है आपको। चलिए, अब हम लोग के पास सबसे पहला जो कंसर्न है वो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको हम लोग समझते हैं कि क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी। अच्छा, आज सुबह का क्लास है, तो सुबह के क्लास में हम देख रहे हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बहुत कम हैं। शाम वाले क्लास में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। नहीं, एक्चुअली आज हम सुबह क्लास नहीं लेते, हम शाम में ही लेते हैं, पर कल चूंकि एब्सेंट हो गया है ना, तो इसीलिए आज हम सुबह क्लास कर दिए आप लोगों का। चलिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। हमारा घर क्या है जी, वर्ड क्या है, घरेलू। हमारा घर क्या है, इंडिया हमारा घर है ना। तो एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे इंडिया के अंदर में, एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे इंडिया के अंदर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, उसका जो वैल्यू है वही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक ना। अब देखो, हमारा जो घर है, हमारा जो इंडिया है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना जो विदेश से आके काम कर रहे हैं, फॉरेनर्स हैं, विदेशी है या विदेशी कंपनी है, लेकिन वो काम कहां कर रही है, इंडिया में कर रही है। ठीक ना, कर रही है ना इंडिया में। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें उन विदेशियों का भी, उन विदेशियों का भी आय शामिल है जो इंडिया में क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं। है ना, समझ में आ रहा है ना कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो विदेशियों का कंट्रीब्यूशन भी शामिल है जो इंडिया में काम करते हैं, इंडिया में फैक्ट्री चलाते हैं, या इंडिया में XYZ जो भी करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। समझ में आ रहा है। इस बात को याद करिएगा क्योंकि आगे खेला इसी पे है। समझ में आ रहा है। तो जीडीपी क्या है, एक साल के अंदर में हमारे इस बाउंड्री में, पॉलिटिकल बाउंड्री प्लस इस मरीन बाउंड्री के अंदर में जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे मछली, मछली फाइनल गुड्स है जी। आप मछली खरीद के लाते हो और डायरेक्ट बना के खाते हो, उसको खाते हो ना, तो फाइनल गुड्स है, उसको इंटरमीडिएटरी मत समझिएगा, है ना। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इसमें फॉरेनर्स के द्वारा भी जो जनरेट हो रहा है वो भी शामिल होगा। क्लियर सी बात है, समझ में आ रहा है। अब देखो, ये जो जीडीपी है ये दो प्रकार से निकलेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट बेस प्राइस, है ना, बाजार मूल्य पे और आधार मूल्य पे, आधार मूल्य पे। अब आप याद करो, जब हम आपको समझा रहे थे आधार मूल्य, तो हमने क्या बोला था कि जब आप इन्फ्लेशन को घटा देते हैं, इन्फ्लेशन को घटा देते हैं, मुद्रास्फीति को घटा देते हैं, तब आपका बेस प्राइस निकलता है। ठीक ना। तो आपको मालूम है कि हर एक साल मुद्रास्फीति की दर तो अलग अलग होती है, तो हम कितना घटाएं, क्वेश्चन यहां आता है ना कि हम कितना घटाएं, किस साल वाला घटाएं। तो सरकार क्या करती है, सरकार जो हमारा
हमारी जो भारत सरकार है ये क्या करती है कि ये टाइम टू टाइम एक बेस ईयर चुनती है। क्या चुनती है जी? बेस ईयर। जैसे अभी जो बेस ईयर है वो क्या है? 2011-12 है। बेस ईयर 2011-12 है बेस ईयर हमारा। तो सरकार जो है ना एक बेस ईयर चुनती है और उस बेस ईयर के आधार पे उस इन्फ्लेशन को घटाया जाता है। समझ में आ रहा है? अब ये बेस ईयर 11-12 ही क्यों चुना गया, ये भी आप पूछ सकते हैं। सर 11-12 को ही चुना क्यों गया? देखिए ये सरकार का डिसीजन होता है। समझ में आ रहा है? सरकार जो है ना क्या करती है कि क्योंकि इन्फ्लेशन पीछे मतलब करेंट ईयर है, इसके पीछे के साल के इन्फ्लेशन को हमको घटाना है, तो सरकार क्या करती है ना कि कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड ईयर चुनती है, साल चुनती है, जिसमें हर एक चीज इंडिया में ना एवरेज हुआ था। कहने का मतलब मॉनसून भी एवरेज था, एक्सपोर्ट भी एवरेज था, इंपोर्ट भी एवरेज था, प्रोडक्शन एक्टिविटी भी एवरेज थी, मार्केट भी ठीक ठाक फंक्शन किया था। ऐसा ना हो कि जैसे होता है ना कि किसी साल मॉनसून बहुत अच्छा हुआ तो हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है वो भी बम्पर होता है, लेकिन जिस साल मॉनसून खराब हो जाता है तो हमारे देश में सूखा पड़ जाता है ना? तो देखो ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन को शो कर रहा है। एक साल मॉनसून बहुत अच्छा हो गया, एक साल मॉनसून खराब हो गया। इन दोनों के बीच की स्थिति क्या है? मॉनसून एवरेज था। तो मॉनसून एवरेज था तो प्रोडक्शन भी एवरेज रहा होगा। जब प्रोडक्शन एवरेज रहा होगा तो प्राइस लेवल मूल्य स्तर भी एवरेज रहा होगा। जब मूल्य स्तर एवरेज रहा होगा तो लोगों को पैकेट से खर्च भी एवरेजली ही करना पड़ता होगा। तो एक कमिटी बनती है और वो कमिटी डिसाइड करती है कि बेस ईयर कितना रहना चाहिए। जैसे इसके पहले जो बेस ईयर था वो 2004-5 था, लेकिन आज के डेट में बेस ईयर क्या कर दिया गया है जी? 2011-12 कर दिया गया है। तो अब इसका फायदा क्या है? मान के चलो आज आटा जो है बिस्किट बनाने वाली आटा वो मिल रहा है 1 रुपए केजी आज के डेट में। अब हम देखेंगे कि यही आटा 2011-12 में कितने का था। तो मालूम चला कि 2011-12 में ये 1 रुपए केजी जो आटा है ना, या इसको 10 रुपया मान लो, 10 रुपए केजी जो आटा है 2011-12 में ना मात्र 3 रुपए केजी था। क्या था? 3 रुपए केजी था। यानी कि ये जो 3 रुपया से 10 रुपया यानी कि जो 7 रुपया का जो डिफरेंस आया ना, ये क्या है? ये इन्फ्लेशन है, महंगाई है। मान के चलो कि अभी आज के डेट में कोई 10 केजी आटा खर्च कर रहा है तो 100 रुपया पेड कर रहा है ना? 100 रुपया इनकम जनरेट कर आटा बेचने वाला को दे रहा है। परंतु अगर वास्तविकता देखो ना तो 30 ही रुपया का आटा बिक रहा है मार्केट में। 100 रुपये का आटा नहीं बिक रहा है, 30 ही रुपये का आटा बिक रहा है। बाकी जो 70 रुपया है ना वो तो महंगाई है। भले ही आपको दिख रहा है कि मेरा इनकम पहले 30 था अब 100 हो गया, बट आप ये भी देखो कि ये 100 रुपया आपका इनकम नहीं है, 70 रुपया इसमें महंगाई शामिल है। तो वही महंगाई जब हम घटा देते हैं तो बेस प्राइस कहलाता है और उसके लिए हम लोग बेस ईयर लेते हैं 2011-12 का। ठीक है ना? अब देखो इसको जीडीपी के सेंस में देखते हैं। बेस ईयर कितना है जी? 2011-12 है, याद रखिएगा। देखो एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे इंडिया में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका जो वैल्यू है वो क्या कहला गया जी? जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहला गया। लेकिन जब इन्हीं इन्हीं प्रोडक्ट का वैल्यू 2011 में देखेंगे, जैसे मान के चलो कि 10 ठो कार हुआ, आज उसका वैल्यू 1 लाख रुपए है। अब हम देखेंगे ना कि इसी कार का वैल्यू 2011-12 में कितना था। 2011-12 में कितना था? तो मालूम चला कि 2011-12 में ना 25,000 ही था,
है ना। तो तुम्हारा 2.5 लाख का कार ही बिका था। तो कहने का मतलब ये जो बेस प्राइस है ना, ये एक्चुअल फिगर शो करता है, एक्चुअल एक्चुअल फिगर शो करेगा, है ना। एक्चुअल को और अच्छा वर्ड अगर लिखना चाहें तो ये क्या करेगा जी, रियल फिगर को शो करेगा, रियल फिगर, है ना। जबकि ये जो करंट प्राइस है, मार्केट प्राइस जो है, ये किसको शो करेगा जी, नॉमिनल फिगर को, नॉमिनल फिगर को, मतलब नाम मात्र, ये नाम मात्र का आंकड़ा है और ये वास्तविक आंकड़ा है। वास्तविक आंकड़ा, नाम मात्र का आंकड़ा। कहने का मतलब क्या हुआ कि कार तो बिका 2.5 लाख का, लेकिन उसमें चूंकि महंगाई ऐड हो गई 75,000 रुपया, तो ये 10 लाख हो गया। जबकि एक्चुअल में 10 लाख का सेल हुआ नहीं है, 10 लाख प्रॉफिट नहीं है उसमें, तो 75,000 पर कार के हिसाब से महंगाई दर है, ठीक ना। तो ये हो गया वास्तविक आंकड़ा और ये हो गया नाम मात्र का आंकड़ा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी, नाम मात्र का जीडीपी, तो आपका आंसर क्या होगा कि जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस, करेंट प्राइस, चालू मूल्य, चालू मूल्य पे जो जीडीपी निकाला जाता है उसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और जो बेस प्राइस, आधार मूल्य पे जो जीडीपी निकाला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी बोलते हैं, रियल जीडीपी, रियल, ये जो रियल फिगर है तो रियल जीडीपी हो गया, नॉमिनल फिगर नॉमिनल जीडीपी। और ये दोनों क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है। इतने आसान तरीके से हमको नहीं लगता है कि इससे आसान और समझाया जा सकता है। क्या समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी मार्केट प्राइस पे, रियल जीडीपी बेस प्राइस पे। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? नॉमिनल जीडीपी केवल क्या दिखाता है, इन्फ्लेटेड वैल्यू को दिखाता है, और बेस प्राइस जो होता है जब उससे हम लोग इन्फ्लेशन को हटा लेते हैं तो। ठीक है, चलिए अब देखो एक और चीज, ये जीडीपी निकाला क्यों जाता है? तो देखो जितने भी कंट्रीज हैं उनका जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, देखो ये जीडीपी हम लोग निकालते क्यों है? सबसे पहला बात, सबसे पहला बात क्या है कि ये हमारे टोटल एक फाइनेंशियल ईयर में जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं ना, उसको ये डिनोट करता है जीडीपी, पहला। दूसरा, हम ज्यादा डेवलप हैं या हमारा इकोनॉमी ज्यादा अच्छा है कि अमेरिका का इकोनॉमी ज्यादा अच्छा है, ये कैसे पता चलेगा जी? तो यही जब जीडीपी को कंपेयर करेंगे ना, कि जीडीपी ऑफ इंडिया एंड जीडीपी ऑफ अमेरिका, तो क्या पता चलेगा कि इंडिया में एक साल में मान के चलो कि $1 ट्रिलियन है हमारा जीडीपी, है ना, $1 ट्रिलियन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे देश में एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है वो $1 ट्रिलियन का हो रहा है, लेकिन अमेरिका में $15 ट्रिलियन का हो रहा है ना। यानी कि वो हमसे ज्यादा चीजों में डेवलप है, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। जब ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा होगा तो ज्यादा वहां इंप्लॉयमेंट होगा, जब ज्यादा इंप्लॉयमेंट होगा तो वहां के सोसाइटी में ज्यादा रिचनेस होगी, समृद्धि होगी। समझ में आ रहा है कैसे एक दूसरे से चीजें जुट रही हैं? तो जो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ये लोग कर्जा देने के पहले, एक्स वाई जेड करने के पहले जो इकोनॉमीज को कंपेयर करता है ना, तो उसके लिए यही जीडीपी के डेटा को ही लेता है। समझ में आ रहा है कीजिए? और ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है,
परिणात्मक अप्रोच है, क्वालिटेटिव नहीं है। क्या इस जीडीपी के आंकड़े से आपको ये पता चल रहा है कि सर्विस सेक्टर में कितना, किस टाइप का वस्तु सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है, गुड्स सेक्टर में किस टाइप का सर्विसेज गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है, पता चल रहा है? नहीं, ये ओवरऑल वैल्यू पता चल रहा है जीडीपी के थ्रू, है ना। तो ये क्या है जी, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है, परिणात्मक। क्या है? परिणात्मक। समझ में आ रहा है? ये क्या है? परिमाणात्मक। ये गुणात्मक नहीं है, ये क्वालिटेटिव अप्रोच नहीं है, गुणात्मक अप्रोच नहीं है। अर्थव्यवस्था के गुणों का पता नहीं चल रहा है, मात्रा का पता चल रहा है। तो जीडीपी समझ में आ गया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बेस प्राइस। अब जो अगला हम लोग आता है वो हम लोग बोलते हैं उसको जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना। सकल राष्ट्रीय आय। क्या है जी? सकल राष्ट्रीय आय। इसके पहले क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना। तो एक काम करते हैं, अभी का क्लास यहीं ऑफ कर देते हैं, आप लोग खाना पीना खाओ, आराम करो, और आज ही शाम को इस चैप्टर को 1 घंटे का और क्लास है, इसको फिनिश कर देंगे और आप लोग का क्लास खत्म हो जाएगा। आज का आज ही करेंगे, ठीक ना। तो मिलते हैं आज शाम 6 बजे से, आज 6 से 7 या 7:30, 6 से 7 या 7:30 आज क्लास होगा, और वहां जो है बाकी जो 3 चीज बचा हुआ है उसको हम लोग वहां समझ लेंगे, ठीक ना। तो अभी क्लास ऑफ करते हैं, आप लोग भी खाना पीना खाओ, और मिलते हैं शाम 6 बजे। ओके, उम्मीद है कि जीडीपी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एक बार यस लिख दीजिए, और फिर मिलते हैं आज शाम के क्लास में। हम आज शाम का क्लास इसलिए बोल रहे हैं ना कि कल लेंगे ना तो हो सकता है फिर ये मार्केट प्राइस, बेस प्राइस, ये प्राइस, वो प्राइस आप भूल जाओ। अभी एकदम ताजा ताजा है, और बस 3 ही आइटम तो और पढ़ना ही है, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए मिलते हैं शाम में। थैंक यू आंचल, क्लियर है। इधर इंग्लिश मीडियम से नहीं बताएंगे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं शाम में 6 बजे।